इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज का हमारा ये विश्लेषण खास तौर पर यूजीसी नेट परीक्षा के पेपर 1 की तैयारी के लिए डिजाइन किया गया है। आज हम मिलकर रिसर्चर ब्लूप्रिंट यानी एक शोधकर्ता का पूरा खाका तैयार करने जा रहे हैं। देखिए, रिसर्च या शोध करना सिर्फ कुछ किताबें पढ़ने या इंटरनेट खंगालने का नाम नहीं है। यह बिल्कुल एक मजबूत इमारत खड़ी करने जैसा है, जिसके लिए एक ठोस नींव और सही औजारों की जरूरत होती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे उन मुख्य स्तंभों को समझते हैं जो इस परीक्षा में सफलता दिलाने के लिए बेहद जरूरी हैं। आज के इस विश्लेषण में हम जिन 5 मुख्य स्तंभों पर फोकस करेंगे वो हैं शोध के तरीके, नमूनाकरण यानी सैंपलिंग का विज्ञान, शोध में इस्तेमाल होने वाले आईसीटी उपकरण, उद्धरण या साइटेशन शैलियों में महारत, और अंत में सबसे महत्वपूर्ण शोध नैतिकता और साहित्यिक चोरी। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले और सबसे बुनियादी स्तंभ से, शोध के तरीके। किसी भी मजबूत इमारत को बनाने से पहले उसकी नींव को समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अक्सर ऐसा लगता है कि किसी भी विषय पर जानकारी जुटाना ही शोध है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये एक बहुत ही व्यवस्थित, उद्देश्यपूर्ण और वैज्ञानिक जांच है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह एक अत्यधिक तार्किक और नियंत्रित प्रक्रिया होती है। इसका मतलब है कि इसके पीछे एक स्पष्ट कारण और एक ठोस तरीका होना चाहिए, चाहे मकसद नए तथ्यों की खोज करना हो या फिर पहले से मौजूद ज्ञान की पुष्टि करना। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प अंतर समझना है। शोध के 2 प्रमुख तरीके बिल्कुल अलग-अलग तरह के सवालों के जवाब देते हैं। गुणात्मक या क्वालिटेटिव शोध कैसे और क्यों की बात करता है। ये पूरी तरह से शब्दों, भावनाओं, साक्षात्कारों और व्यक्तिगत अनुभवों पर निर्भर करता है। दूसरी तरफ मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव शोध का सीधा सवाल होता है, कितना। ये संख्याओं, आंकड़ों, वस्तुनिष्ठता और सर्वेक्षणों पर टिका होता है। यूजीसी नेट परीक्षा के नजरिए से इन दोनों का बुनियादी फर्क समझना एकदम जरूरी है। नींव पक्की करने के बाद अगला कदम ये तय करना है कि अध्ययन के लिए असल में किसे चुना जाए, और यहीं आता है हमारा दूसरा स्तंभ, नमूनाकरण या सैंपलिंग का विज्ञान। सैंपलिंग मुख्य रूप से 2 तरह की होती हैं। पहली है प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जिसमें हर एक व्यक्ति के चुने जाने का बिल्कुल समान और ज्ञात अवसर होता है। इसे एक लॉटरी सिस्टम की तरह समझ सकते हैं, जो गणितीय रैंडमनेस पर चलता है, और इसीलिए इसमें पूर्वाग्रह या बायस बहुत कम होता है। इसके ठीक उलट है गैर प्रायिकता या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ये पूरी तरह से शोधकर्ता के अपने फैसले और उसकी विशेषज्ञता पर निर्भर करती है। ये तरीका वहां बहुत काम आता है जहां रैंडम चुनाव करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं होता। परीक्षा के लिए इस वर्गीकरण को याद रखना एक बहुत ही स्मार्ट रणनीति साबित होती है। प्रायिकता के तहत सरल, यादृच्छिक, स्तरीकृत, क्लस्टर और व्यवस्थित सैंपलिंग आती है, जबकि गैर प्रायिकता के खाते में सुविधाजनक, सोद्देश्य, कोटा और स्नोबॉल सैंपलिंग शामिल हैं। इन श्रेणियों का खाका दिमाग में एकदम स्पष्ट होना चाहिए। गैर प्रायिकता के तहत स्नोबॉल सैंपलिंग का तरीका सच में बहुत ही रोचक है। जरा सोचिए, अगर उन लोगों पर शोध करना हो जिन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, जैसे कि किसी खास बीमारी से उभरने वाले लोग या फिर मैराथन दौड़ने वाले, यहां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का रेफरल काम आता है। ठीक वैसे ही जैसे बर्फ का कोई गोला पहाड़ी से लुढ़कते हुए बड़ा होता जाता है, वैसे ही हमारा सैंपल साइज भी रेफरल के जरिए बढ़ता जाता है। अब आते हैं हमारे तीसरे स्तंभ पर, शोध में आईसीटी उपकरण। ये वो भारी मशीनरी है जिसके बिना आधुनिक शोध की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तकनीक ने तो जैसे पूरी रिसर्च साइकिल को ही बदल कर रख दिया है। प्री डेटा चरण में गूगल स्कॉलर और मेंडेले जैसे टूल पुराने साहित्य और शोध पत्रों को खोजना बेहद आसान बना देते हैं। फिर आता है डेटा विश्लेषण चरण, जहां सॉफ्टवेयर भारी भरकम डेटा सेट को कुछ ही सेकंड में प्रोसेस कर लेते हैं। और आखिर में पोस्ट डेटा चरण, जहां टर्निटिन जैसे टूल साहित्यिक चोरी पकड़ने और काम को ऑनलाइन पब्लिश करने में मदद करते हैं। सच कहा जाए तो आईसीटी समय बचाता है, खर्चे कम करता है और दूरियों को पूरी तरह मिटा देता है। और हाँ, हर तरह के शोध के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, जैसे कि SPSS या R स्टूडियो जैसे मात्रात्मक उपकरणों का मुख्य काम सांख्यिकीय समीकरणों को हल करना है। वहीं दूसरी तरफ NVivo या MaxQDA जैसे गुणात्मक उपकरण साक्षात्कारों और लंबी टेक्स्ट सामग्री को थीम में बांटने और कोड करने के लिए बने हैं।
काम के हिसाब से सही टूल का चुनाव करना ही एक अच्छे शोधकर्ता की पहचान है। चलिए अब बात करते हैं चौथे स्तंभ की, उद्धरण या साइटेशन शैलियों में महारत। शोध पूरा होने के बाद उसे सही ढंग से फॉर्मेट करके प्रस्तुत करना ही वो अंतिम चरण है जो काम को एक प्रोफेशनल लुक देता है। ये 3 अकादमिक लेखन की प्रमुख भाषाएं हैं। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में एपीए का दबदबा चलता है, जो लेखक और वर्ष वाले फॉर्मेट का इस्तेमाल करता है। मानविकी और साहित्य में एमएलए शैली अपनाई जाती है, जो लेखक और पृष्ठ संख्या पर फोकस करती है। और इतिहास या कला जैसे विषयों में शिकागो शैली का इस्तेमाल होता है, जहां फुटनोट्स ज़्यादा अहम होते हैं। इनके संदर्भ पृष्ठों के नाम भी अलग हैं। एपीए में इसे रेफरेंसेस, एमएलए में वर्क साइटेड और शिकागो में बिब्लियोग्राफी कहते हैं। यूजीसी नेट परीक्षा के लिए ये एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना चाहिए। एपीए स्टाइल हमेशा वर्ष पर जोर देता है, क्योंकि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में यह जानना सबसे अहम है कि डेटा कितना नया है। वहीं एमएलए स्टाइल पृष्ठ संख्या पर जोर देता है, क्योंकि साहित्य में इस बात का ज्यादा महत्व होता है कि वह सटीक वाक्य किताब के किस पन्ने पर लिखा है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट परीक्षा के कई सवाल चुटकियों में हल कर सकता है। अब हम पहुंच गए हैं 5वें और सबसे अहम स्तंभ पर, निरीक्षण यानी शोध नैतिकता और साहित्यिक चोरी। ये वो कड़ा निरीक्षण है जो तय करता है कि पूरी मेहनत नैतिक रूप से सही है या नहीं। रिसर्च की दुनिया में एफएफपी को 3 सबसे बड़े पाप का दर्जा दिया गया है। फैब्रिकेशन मतलब ऐसा डेटा खुद से बना लेना जो कभी था ही नहीं। फैल्सिफिकेशन यानी शोध के असली नतीजों में हेरफेर कर देना। और प्लेजरिज्म यानी किसी और की मेहनत या विचारों को अपना बताकर दुनिया के सामने रख देना। ये ऐसे उल्लंघन है जो सीधे तौर पर वैज्ञानिक पद्धति की अखंडता पर चोट करते हैं। और इनमें भी सबसे आम समस्या है प्लेजरिज्म या साहित्यिक चोरी। किसी और के बौद्धिक काम को बिना उसे श्रेय दिए इस्तेमाल कर लेना साफ साफ बौद्धिक चोरी है, चाहे ये जानबूझकर हुआ हो या जानबूझकर किया गया हो। इसे एक बहुत ही गंभीर अकादमिक दुराचार माना जाता है। इसी वजह से भारत में यूजीसी ने 2018 में इसके लिए बेहद सख्त नियम लागू किए। इन नियमों को दंड के 4 स्तरों में बांटा गया है। 10% तक की समानता को स्तर 0 माना जाता है और इसके लिए कोई दंड नहीं है। लेकिन इसके बाद मामले गंभीर होने लगते हैं। स्तर 1 पर काम को सुधार कर फिर से जमा करने को कहा जाता है। स्तर 2 में सीधे 1 साल का बैन लग जाता है। और अगर समानता 60% से ऊपर है, यानी स्तर 3, तो सीधा पंजीकरण ही रद्द कर दिया जाता है। यह स्पष्ट दिखाता है कि अकादमिक बेईमानी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाता। अब सवाल ये है कि आखिर ये नियम इतने सख्त क्यों हैं? क्योंकि अनैतिक शोध का असर सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। विज्ञान में इस तरह का दुराचार उस आपसी विश्वास को ही तोड़ देता है जिस पर पूरी वैज्ञानिक प्रगति टिकी होती है। अगर रिसर्च के डेटा पर ही भरोसा न रहे तो नीतियां बनाने वाले और आम जनता उस पर आधारित फैसले कैसे ले पाएंगे? इस विश्लेषण को खत्म करते हुए ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। एक तरफ हमारे पास बेहद शक्तिशाली एआई और आईसीटी उपकरण हैं जो महीनों का काम मिनटों में निपटा देते हैं, लेकिन क्या इन्हीं उपकरणों ने शॉर्टकट लेने और विचारों की चोरी करने को भी उतना ही आसान नहीं बना दिया है? तकनीक चाहे जितनी भी उड़ान भर ले, बौद्धिक ईमानदारी और नैतिक अखंडता की कीमत हमेशा सबसे ऊपर ही रहेगी। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है इस ब्लूप्रिंट से यूजीसी नेट की तैयारी को एक मजबूत दिशा मिलेगी।